लेबनान का मुद्दा जिसको लेकर इस्लामाबाद टॉक पूरी तरीके से फेल हुआ, उस मुद्दे पर इजराइल को बड़ी बढ़त मिली है। वहां हमले लगातार इजराइल की तरफ से जारी हैं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हर्मूज के ब्लॉकेट को लेकर जो अमेरिका का दावा है वो कहां तक पहुंचा है और उसका भारत पर किस तरीके से असर हो सकता है, इस वीडियो में आपको यही सब बताएंगे। साथ ही जो पिछले 24 घंटे का वॉर अपडेट है ये भी बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, मेरे साथी विनय सुल्तान है। विनय, सबसे पहले तो भाई जो मुद्दा है, जो लोग जानना चाहेंगे वो तो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज का है, पर जो हमारी रवायत रही उसके अनुसार 24 घंटे का वॉर अपडेट बताइए। क्या जो हम पिछले कुछ समय से शांति देख रहे थे, उतना एक दूसरे के खिलाफ हमले नहीं हो रहे थे, अब ये जो बातचीत चल रही थी वो तो रुक गई, थम गई है, उसके बाद क्या हमले बढ़े हैं? दरअसल लेबनान का मोर्चा पूरी तरीके से एक्टिव है। लेबनान के मोर्चे पे आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच में लगातार लड़ाई जो है वो जारी है। और इस बीच में ये बड़ी खबर है कि हमने आपको बताया था, जो दर्शक लगातार न्यूज़ पिन देखते हैं वो जानते हैं कि बिंत जबील एक जगह पड़ती है लेबनान में, साउथ लेबनान में, जिसको हिजबुल्लाह की राजधानी कहा जाता है, हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सेंटर है। और इसके खिलाफ जो है महाशरा लगातार जो है इज़राइल की दौरा किया जा रहा था और घेरा डाला हुआ था। और घेरा हर जो बीतते दिन इज़राइल की तरफ से तंग किया जा रहा था। और अभी ताज़ा अपडेट ये है कि वहाँ पे बिन जबील को एक तरीके से आईडीएफ उसके अंदर घुसने में कामयाब रहा है, उसके सेंटर तक पहुँच गया है। और वहाँ पे जो आईडीएफ के कमांडर हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह का जो कब्रिस्तान है बिन जबील में, उसके सामने खड़े होकर एक फ़ोटो जो है वो पोस्ट की है। उनका कहने का मतलब है हम सेंटर ऑफ जो है बिन जबील वहाँ पे घुस गए हैं। दूसरी तरफ शामा में, अल ख़याम में लगातार जो है हिजबुल्लाह वो लड़ाई लड़ रहा है। नहारिया एक नॉर्थ इज़राइल में एक टाउन पड़ता है, वहाँ पे हिजबुल्लाह का जो रॉकेट है वो डायरेक्ट जाके इम्पैक्ट किया है। लेकिन अब जो है काफ़ी मशक्कत के बाद में बिन जबील में और साउथ लेबनान के मोर्चे में हमको बढ़त जो है वो आईडीएफ की तरफ से दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ से जो है ईरान जो है वो दबाव में आता हुआ हमको दिखेगा, क्योंकि ये हिजबुल्लाह के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। उसके ऊपर ईरान इज़राइल का हमला लगातार जारी है। और ये समझौते के चक्कर में ईरान अपने को बाज़ रखता है कि वो हमला ना करे इज़राइल के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह के सर्वाइवल का संकट आ जाएगा, हिजबुल्लाह के अस्तित्व का संकट वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो ये एक दबाव जो है काम करेगा ईरान के ऊपर और आने वाले समय में ये तय करेगा कि ये शांति कब तक रहती है। क्योंकि पूरा का पूरा इस्लामाबाद डायलॉग इसीलिए फेल हुआ था कि जेडी वांस ने साफ कह दिया था कि हम हिजबुल्लाह के ऊपर, साउथ लेबनान के ऊपर आपको कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहाँ पे लड़ ही नहीं रहे हैं, तो हम वहाँ पे शांति कैसे कर सकते हैं? हम इज़राइल के बिहाफ़ पे आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है और आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच में लगातार लड़ाई जारी है। और बिन जबील का फ़ॉल होना एक बड़ा धक्का है हिजबुल्लाह के लिए। बिन जबील एक तरीके से उनका पावर सेंटर था, उनके सारे के सारे कैंपेन का हिजबुल्लाह के वहाँ से सेंटर चलता था। और बिन जबील में अगर आईडीएफ घुस गया है, जैसा कि हमारे पास में खबरें आ रही हैं, जैसी फ़ोटोज़ हमको देखने को मिल रही हैं, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे हिजबुल्लाह जो है उसको अपने प कदम पीछे खींचने पड़ेंगे आने वाले समय में। तो हिजबुल्लाह को इस मोर्चे पे लगभग शिकस्त की कगार पे हिजबुल्लाह खड़ा हुआ है। आईडीएफ को एक बढ़त है, ये हमको देखने को भी मिल रहा है। तो यही बड़ा वॉर अपडेट जो है ये इसी के इर्द-गिर्द है। बाकी ईरान पे कोई हमला नहीं हो रहा है, नहीं, नहीं, मिडिल ईस्ट ईरान में और कहीं कोई अफरा तफरी नहीं है? नहीं, कोई अफ़रा-तफ़री नहीं है। फ़िलहाल ईरान की तरफ से ना हमला किया जा रहा है, ना ईरान के ऊपर हमला हो रहा है। हालाँकि बयान जो हैं उन एक-दूसरे पे हमलावर बयान दिए जा रहे हैं। जिसे में ख़ातम अल अबनिया जो हेडक्वार्टर है, सेंट्रल हेडक्वार्टर ईरानी मिलिट्री का, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर ब्लॉकेड हुआ तो फ़ारस की खाड़ी में जितने भी देश हैं और जितने भी उनके बंदरगाह हैं, एक को भी हम सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे, चाहे फ़ारस की खाड़ी में हो, चाहे ओमान की खाड़ी में हो। तो जितने भी अमेरिका के इत्तेहादी देश हैं, उनकी हम एक भी बंदरगाह को सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे, अगर अगर आपने मुहासरा करने की कोशिश की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की। मतलब स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई हाँ। है। और आगे अगर युद्ध बढ़ता है या हुँ, फिर से विकराल रूप लेता है तो उसके हुँ, पीछे फिर से एक बड़ा कारण स्ट्रेट ऑफ हर्मूज हो सकता है। हो सकता और है। जो अमेरिका का दावा है कि वो एक तरीके से ब्लॉक करने जा अब रहे हैं इस इसको। पूरी प्रोसेस को अगर समझेंगे तो जब जिस समय इस्लामाबाद में डायलॉग चल रहे थे, उसी समय ठीक यूएस नेवी की तरफ से ये कोशिश की गई कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में अपने डिस्ट्रॉयर जो हैं वो भेज पाए और वहाँ से माइन स्वीपिंग ऑपरेशन शुरू कर पाए, क्योंकि ईरान की तरफ से वहाँ पे माइन लगाए गए हैं। तो उसकी स्वीपिंग जो है वो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसमें 2 बयान हैं। पहला ये कहा गया अमेरिका की तरफ से, सेंटकॉम की तरफ से, कि हमारे डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को पार करके निकल गए। हुँ। तो उसको पार करने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ से आईआरजीसी का ये कहना था कि वो आ रहे थे, हमने चेतावनी दी, उसके बाद में हमने उनको ये कहा कि हमारे मिसाइल्स तैयार हैं, अगर आप जो है यहाँ से छोड़ के रास्ता बदल के नहीं जाते हैं,
तो फिर आप जो है हमारी मिसाइल्स का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने रास्ता बदल लिया और आधे घंटे बाद में वो वापस मुड़ गए। तो ये स्थिति जो है बनती है, 2 बयान ये हमारी तरफ हैं। वो अब इसके ऊपर क्या सही है, क्या गलत है, वो जो आदमी वहाँ पर है वही बता सकता है, क्यों हमारे पास में इसके कन्फर्मेशन की कोई तरीका हमारे इसमें पास लोग में पक्का नहीं है। कमेंट करके कहेंगे कि जाके पर देखा ही जाके। दिखाना संभव नहीं है, जो लोग वहाँ पे फँसे हुए हैं वो भी कैसे निकल पाएँ, ये बड़ी बुरी स्थिति वहाँ अभी पे हो क्या है गई। ब्लॉकेट का हाल, ये बताइए। जनता अभी ये जानना चाहेगी कि जो ब्लॉकेट है, क्योंकि भारत की और भारत के दर्शकों की उस तरफ बड़ी नजर, जाहिर सी बात है, क्योंकि उस पर बहुत डिपेंड है। जो हमारा तेल गैस बीच बीच में कम संख्या में जहाज निकल पा रहे थे, निकल पा रहे थे, पर जो अमेरिका का दावा है उससे साफ लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे जहाज भी उस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उससे नहीं निकल पाएंगे, वो भारत नहीं आ पाएंगे। इससे जी। दिक्कत आ सकती है। जी, अब आप ये समझिए कि यूकेएमटीओ जो कि यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस, जो एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है और तमाम दुनिया में जो मर्चेंट नेवी का जो भी कारोबार होती है उसके ऊपर अपडेट देती है, और उसने एक वार्निंग इशू की है और उसने ये कहा है कि ईरानी पोर्ट्स पे जो शिप जो है डॉक कर रख के बैठी हुई थी, जो कि अभी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद था नहीं निकल पा रही थी, वो ईरानी पोर्ट्स छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे हमले शुरू हो जाएं और वो हमले का निशाना बन जाए। तो यूकेएमटीओ की तरफ से ये जानकारी दी गई थी। तो जितने वेसल्स वहाँ पे फंसे हुए हैं उनमें भी अफरा-तफरी है। वो नए सिरे से अपना लंगर कहाँ डालना है ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे वो सुरक्षित रह पाएँ, उनका माल और असबाब जो है वो सुरक्षित रह पाए। तो ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये कंडीशन है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेरे जो एडिटर साथी हैं, तो यहाँ पे अगर मैप लगाएँगे तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जहाँ पे ये जो लंबा सा सिरा दिख रहा है, यहाँ पे ये ईरानी टेरिटरी है और इसकी वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये काश आइलैंड है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं वो हॉर्मूज आइलैंड है और नीचे लरज आइलैंड है। ये और ये रास्ता है जहाँ पे बैठ के, और ये इसके किनारे में आपको दिखेगा बंदर अब्बास। ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और अब इसके नीचे अगर आ जाएंगे तो ये गल्फ ऑफ ओमान है। ओमान के पास में ये दूसरा एंट्री पॉइंट है इस पूरे के पूरे पर्शियन गल्फ का, और यहाँ पे अमेरिका कह रहा है कि हम ब्लॉकेड लगाएंगे, तो डबल ब्लॉकेड जो है वो बन जाता है। तो उस ब्लॉकेड से होगा क्या, ये भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो शिप्स ईरान से निकल रही हैं, वो अगर ईरान का तेल लेके निकल रही हैं, ईरान का जो एक्सपोर्ट है वो लेके निकल रही हैं, तो उनको यहाँ पे रोकने की कोशिश की जाएगी अमेरिका के द्वारा। और जो सऊदी वगैरह से जो निकल रही हैं, जो कि अमेरिका के इत्यादि देश हैं, चाहे यूएई है और चाहे कुवैत है, कतर है, यहाँ से अगर कुछ निकल रहा है तो उसको रोकने की कोशिश की जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के द्वारा। तो दोनों तरफ का ट्रेड बंद है। और ये हुआ कैसे कि जैसे ही ये पीस टॉक फेल हुई, उसके बाद में ट्रंप ने एक अपना बयान जारी किया ट्रूथ सोशल पे। उन्होंने ये कहा कि सब बातों पे सहमति बन गई थी सिवाय न्यूक्लियर के। वो लगातार इसी बात में, क्योंकि न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ से पीछे हट नहीं रहा है ईरान। ये एक नैतिक जो है अपर ग्राउंड देता है, मोरल हाई ग्राउंड देता है ट्रंप को, कि वो ईरान पे हमले लगातार जारी रख पाए। तो इस वजह से न्यूक्लियर वेपन, जिस तरीके से हमने ये देखा था इराक पे हमला करने के लिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लिया गया था कि इराक के पास में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो वैसे ही न्यूक्लियर वेपन जो है उसको बहाना बनाया जा रहा है ईरान पे उनका अटैक जो है अमेरिका का, उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जैसी बातचीत बेनतीजा रही, अमेरिकन नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ब्लॉकेड शुरू कर दिया है। इस बीच में सेंटकॉम का जो सेंट्रल कमांड है यूएस आर्मी की, उसका जवाब आया कि 13 अप्रैल को 10 बजे ईस्टर्न टाइम, मतलब अमेरिका का जो 10 बजता है शाम का, तब से हम जो है उसको मुहासरा कर लेंगे, वहां पे अपना एक ब्लॉकेड लगा देंगे और ईरानी पोर्ट जितने भी हैं अरेबियन सी में उनको भी हम घेर के रखेंगे। इसके अलावा हाँ, और गल्फ ऑफ ओमान, अभी उसके ऊपर हमारे पास में डिटेल नहीं है कि लगा है कितना इफेक्टिव है, क्योंकि वहां पे जो इन्होंने डिप्लॉयमेंट बताई है उसमें ये कहा गया है कि F-35 जो इनके 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं वो भी हैं, और एक यूएसएस ट्रिपोली है जो कि डिस्ट्रॉयर शिप है, वो इनके एक तरीके से कैरियर शिप है, वो वहां पर तैनात है। 15 वॉरशिप्स वहां पे तैनात की गई है, पूरा का पूरा ग्रुप वॉरशिप ग्रुप तैनात किया गया। इसके अलावा MV-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर्स जो हैं, जो कि वर्टिकल जो है टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, बहुत मजबूत हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं और बहुत तेज हाई स्पीड हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं, उनको भी वहां लगाया गया है। वैसी स्थिति में अगर खर्ग आइलैंड वगैरह कहीं पे भी इनको कब्जा करना पड़े, ऐसी कोई अगर मुहिम चलानी पड़े, तो ये बिल्डअप जो है अमेरिका की तरफ से लगातार वहां पे चल रहा है। ये सेंटकॉम ने इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने कहा कि हमने ब्लॉकेड जो है 13 तारीख से शुरू कर दिया, मतलब कल से शुरू कर दिया है। लेकिन इस पूरे के पूरे ब्लॉकेड में एक कमाल की बात यह है, जिसको हमको टेक्निकल बात है, जिसको हमको समझना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल प्राइवेट एजेंसी है जिसका नाम है टैंकर ट्रैकर्स, मतलब टैंकर्स को ट्रैक करने की संस्था है, और उसने ये बताया है कि
AIS स्नूफिंग के जरिए जो है ये पूरा का पूरा जो ब्लॉकेट है उसको बाईपास किया जा सकता है। AIS का होता है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, और ये लगातार लगा हुआ रहता है पूरे के पूरे किसी भी शिप के अंदर। और ये होता क्या है कि इसमें जिस तरीके से आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, एक जहाज़ों का GPS सिस्टम है। और मेरे एक साथी जो कि मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, एक अच्छे ओहदे पे हैं, उन्होंने ये बताया कि पिछले 1 डेढ़ साल से जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे इनका GPS सिस्टम काम करना बंद कर देता है। और वहाँ पे मैनुअली ऐसे कोशिश की जाती है कि कोई जहाज़ जो इनसे आगे चल रहा है, उससे संपर्क साधने की कोशिश की जाती है, और उसका रास्ता लेते हुए पीछे-पीछे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे एक जैमिंग हमको दिखाई दे रही है। और AIS जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, इसमें आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपका जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर खड़ा हुआ है, तो आप उसको साउथ अफ्रीका के पास में दिखा सकते हैं, और उसमें ये पूरा का पूरा डाटा जो है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ ओमान में जो गल्फ ऑफ ओमान है, वहाँ पे जो है ब्लॉकेड लगाएँगे, और जो वहाँ से निकलने वाले जहाज़ हैं, उनसे पूछेंगे कि वो कहाँ से आ रहे हैं। तो डाटा तुरंत मैनिपुलेट जो है मैनुअली किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि सऊदी अरब से आ रहे हैं, कहा जा सकता है कि दुबई से आ रहे हैं, वो दूसरे पोर्ट से आ रहे हैं। और उसमें जो है टैंकर ट्रैकर ने कहा कि गुड लक विद दैट टू सेंटकॉम, कि मतलब आप अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो आपको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं, क्योंकि टेक्निकली पूरा का पूरा डाटा जो है वो मैनिपुलेट हो जाएगा। तो अमेरिका वहां पे क्या करेगा इस ब्लॉकेट के जरिए, ये भी समझना जरूरी है, कितना ब्लॉकेट करेगा। क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि जो सऊदी अरब, UAE वगैरह से जो टैंकर्स आएंगे उनको हम फ्री नेविगेट करने देंगे, लेकिन ईरानी जो एक्सपोर्ट बैठा है वहाँ, तो ईरानी जो एक्सपोर्ट है तो वो भी कैसे निकलेगा। तो ये किस तरीके की स्थिति बनती है, तो ये देखने का। और ये मेरे को बड़ी दिलचस्प एक चीज याद दिलाता है, इतिहास में अगर हम जाएं, जिसको मैं पढ़ रहा था, जिसको बार बार अमेरिका में भी इसकी बहुत चर्चा हो रही है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। तो ट्रम्प जो हरमुज में करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में बार बार एक चर्चा हो रही है, बैटल ऑफ एलिसिया की, और अमेरिकन मीडिया में भी इस बात की बहुत चर्चा हो रही है। बैटल ऑफ एलिसिया दरअसल आज का जो फ्रांस है वहां पे लड़ा गया ईसा से 58 साल पहले। और रोमन एक बहुत बड़े कमांडर हुआ करते थे जिनका नाम था जूलियस सीजर, वो इस बैटल को लीड कर रहे थे, और उन्होंने एलिसिया नाम की जो जगह है उसका मुहासरा कर लिया। और गॉल्स जो हैं, वहाँ पे गॉलिक ट्राइब बोली जाती हैं, जो कि जर्मनी और फ्रांस में थी, वहाँ के ट्राइब्स थी, उनके खिलाफ ये युद्ध हुआ था, रोमन गॉलिक वॉर था। और उन्होंने क्या किया, एलिसिया का जब मुहासरा कर लिया, तो उनको ये समझ में आया कि अब वो एक पिंसर मूवमेंट में फंस गए, क्योंकि असल में जो सेना थी वो उनके पीछे खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो उस घेरे को डालते तो पीछे से उनके ऊपर हमला हो सकता था। तो वहां पे जूलियस सीजर का दिमाग काम आया, और उन्होंने इस पिंसर मूवमेंट से, पिंसर मूवमेंट तब कहते हैं कि जब आपकी सेना के ऊपर दो तरफ से हमला हो जाए और उस हमले में फंस के रह जाए। तो उन्होंने दोहरा फोर्टिफिकेशन कर लिया था, और 25 मील लंबी एक दीवार जो है खड़ी कर ली थी दोनों तरफ, और एक फोर्टिफिकेशन इस तरीके से खड़ा हुआ कि दोनों तरफ के हमले से वो बचे रहे। और उन्होंने आखिर में एलिसिया को फॉल किया, और गोल ट्राइब्स जो जितनी भी हैं उनको हराया, और ये आखिरी कन्फ्रंटेशन था रोमन्स और गोल्स के बीच में। तो उसी तरीके का ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड लगाने की कोशिश जो है ट्रंप के द्वारा की जा रही है। हालांकि बहुत सारे नेवल एक्सपर्ट इसको कह रहे हैं कि ये जो है फ्रूटफुल एक्सरसाइज नहीं होगी, लेकिन हमने कि जैसे कि तो इस पूरे के पूरे मामले में ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं, अगर हम इसको समझें तो ये दरअसल बात ये है कि वो ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने की अब कोशिश कर रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया कि सैन्य रूप से ईरान को झुकाना मुश्किल है। अब ईरान के पास में क्या ऑप्शन है, पहला ये है कि कैस्पियन सी में ईरान का एक डायरेक्ट जो है लिंक, और बहुत शॉर्ट लिंक जो है वो रशिया के साथ में बनता है। कैस्पियन सी से वो लगातार सप्लाईज ले रही हैं, और चाइना के साथ में उनके पास में एक रेल रोड है जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की रोड्स हैं, उनके जरिए, और मतलब तमाम जो बाल्टिक देश हैं उनके जरिए वो चाइना से बाई रोड जो है सप्लाईज ले सकते हैं। तो उनके जो बड़े दो सप्लाईज हैं वो आ सकती हैं उनके पास में, उनको कोई दिक्कत बहुत बड़ी पेश नहीं आएगी। आप कह रहे हैं कि रूस और चाइना को सप्लाई वो कर सकते हैं, उनसे Rocket सप्लाई बाद आ भी सकती है, तो उसकी संभावना बनती है। तो वैसे में बहुत बड़ी दिक्कत जो है नहीं आएगी। तो दिक्कत आएगी हमको, वो इधर आएगी, हमको आएगी, क्योंकि हमने अभी एक सुपर टैंकर जो है वो ईरान का हमारे यहाँ पे लैंड किया है, जिसमें 2 मिलियन बैरल ऑयल जो है हमारे पास में पहुंचा है, और ये हमने ईरान से रियायती दरों पे खरीदा है। जो समझौता हमने बताया था कि जिसके बदले में हमारे ऑयल टैंकर छोड़े जा रहे थे, वो इसी समझौता था कि हम ईरान से भी तेल लेंगे। तो वैसी स्थिति में अब हमारा जो तेल, हमने काफी सारी परचेज ईरान से की थी, वो परचेज जो है वो फंस के रह गई है इस तमाम की तमाम वार्ता के बीच में। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वनरेबल कंडीशन में पहुंच गए हैं। क्या होगा आगे, क्या और रास्ता है फिर? दूसरी बात यह है कि इस पूरे के पूरे ब्लॉकेड का सबसे बड़ी मार जो है वो पड़ेगी जीसीसी कंट्रीज की, जो कि अमेरिका के इत्यादि हैं, खासतौर पे यूएई के साथ में, क्योंकि सऊदी अरब ने ये एक रेड सी में अपना एक वो बना रखा है पाइपलाइन, जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कहते हैं, और वो रेड सी से लगातार जो है अपनी सप्लाई जारी रख सकते हैं। वहां पे वो 7 मिलियन
बैरल क्रूड जो है हर दिन सप्लाई कर सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया के ऊपर उतना बड़ा दबाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जो कंट्रीज हैं, कतर है, कुवैत है, यूएई है, और ये देश जो हैं ये यहाँ पे फंसे रहेंगे इस पूरे के पूरे ब्लॉकेड में। तो जीसीसी कंट्री भी दबाव में आएंगी, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया जैसे देश जिनकी एक एनर्जी डिपेंडेंसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके निकलती है, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दबाव में आ जाएंगे। और इस बीच में डब्ल्यूएसए वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर छपी, जिस खबर का ये कहना है कि डब्ल्यूएसए ने ये कहा है कि यूएसए ने ईरान की सारी नेवी खत्म कर दी, लेकिन दूसरी एक और नेवी आ गई जिसके पास में ईरान का कब्जा है। कौन? तो ये बहुत मजेदार बात है। दरअसल हुआ क्या था कि 1988 में जब ईरान इराक वॉर चल रहा था, 10 ईयर वॉर था, उसके बाद में अमेरिका वहां पे इसी तरीके से माइन स्वीपिंग ऑपरेशन चला रहा था। वो चला रहा था दरअसल कतर की तरफ से, लेकिन हुआ ये कि 14 अप्रैल 1988 को अमेरिका की एक फ्रिगेट थी सैमुअल बी रॉबर्ट्स, इसको ये एक माइन से जाके हिट करती है और ये पूरी की पूरी जो है फ्रिगेट वो सिंक कर जाती है। उसके 4 दिन बाद में अमेरिका बिना किसी वार्निंग के ईरान के ऊपर हमला बोल देता है, और ईरान के 2 ऑयल प्लेटफॉर्म्स, ऐसे प्लेटफॉर्म जो होते हैं समुद्र के बीच में होती है जहां से ऑयल टैंकर्स भरे जाते हैं, 2 ऑयल प्लेटफॉर्म, 2 फ्रिगेट्स, एक फास्ट अटैक क्राफ्ट, कई सारी आर्म्स बोट और 2 फाइटर जेट्स जो है उन्होंने तबाह कर दिए थे। तो एक तरीके से बड़ा बड़ा नुकसान जो है ईरान को हुआ था, और ईरान को यहाँ से समझ में आया था, ये वो पॉइंट था जब ईरान को ये समझ में आ गया था कि हमारी जो कन्वेंशनल नेवी है उसके हिसाब से हम नहीं टिक पाएंगे अमेरिका के खिलाफ। तो उन्होंने फिर यहाँ से अपना जो डॉक्ट्रिन जो गुरिल्ला वॉरफेयर का वो शुरू किया, और अब जो इनकी नेवी है उसमें उन्होंने कई सारे केव्स बना रखे हैं, इस तरीके से एक टनल्स बना रखी हैं समुद्र के जो किनारे हैं वहां पे, और वहां पे इन्होंने बहुत सारी बोट्स अपनी छुपा रखी हैं जो कि स्वयं बोट्स हैं, इस तरीके के ड्रोन्स उन्होंने छुपा रखे हैं। तो अब यहाँ से आप ये समझिए कि एक्सेलरेशन लेडर जो है उसका कंट्रोल ईरान के पास में आ जाता है। अगर ये ब्लॉकेड लगाते हैं, जिस दिन भी ईरान को वॉर को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ये सिटिंग डक्स हैं जो 15 वॉरशिप्स वहां पे डिप्लॉय की हैं अमेरिका ने, उसमें से 2 भी अगर वो लोग सिंक कर पाते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी ईरान के लिए। उसके बाद जो है अलग ही टेंजेंट पे वो पूरा का पूरा तबाही किस तरफ जाएगी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो डब्ल्यूएसजे का कहना है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि अब जो ईरान लगातार ट्रंप के द्वारा ये बहुत बार बार कहा जा रहा है कि हमने 158 नेवी वेसल्स जो हैं ईरान के तबाह कर दिए हैं, हमने ऐसा कर दिया, और एयरफोर्स और नेवी उनकी पूरी तरीके से तबाह है। ईरान के पास कभी प्रैक्टिकली बहुत बड़ी एयरफोर्स थी नहीं, नेवी उनके पास में थी, तो जो ओवर वाटर जो भी वेसल्स थे उन्होंने तबाह कर दिए। लेकिन ईरान की जो सबसे बड़ी मजबूती है, जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर की मजबूती है, जिसमें उनके पास में स्मॉल स्पीड बोट्स हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, और ऐसे सिंगल मिसाइल दागने वाली बोट्स भी इनके पास में हैं, तो वो जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, और ईरान अभी भी वहां पे अमेरिका जैसी नेवी के भी दांत खट्टे कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो ये स्थिति अभी बनती है। दूसरा एक बड़ा अपडेट ये है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा बड़े अपडेट्स हम ले लेते हैं। तो पाकिस्तान ने डिप्लॉय किए हैं अपने 13,000 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में, और उसके अलावा 18 जेट्स और इंटरसेप्टर किंग अब्दुल अजीज बेस के ऊपर, जो कि बहरीन के सीमा के ऊपर पड़ता है, वहां पे। तो एक तरीके से पाकिस्तान इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में उतर चुका है। अच्छा, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हमारा सऊदी अरब के साथ में एक समझौता था, एक रक्षा करार था, जिसके चलते हमको सऊदी की रक्षा करने के लिए वहां पे पहुंचना पड़ा है, लेकिन जिस समय ये मीडिएट कर रहा था उसी समय पाकिस्तान का डिप्लॉयमेंट भी चल रहा था सऊदी अरब में। और लगातार ये कहा गया कि बार बार पाकिस्तान ने अपने मीडिया में ये चलवाने की कोशिश की कि ये दरअसल सऊदी अरब की इजराइल से रक्षा के लिए हमने ये अपना डिप्लॉयमेंट किया है, लेकिन आप जब डिप्लॉयमेंट देखेंगे तो उनका डिप्लॉयमेंट बिल्कुल ईरान की सीमा से लगता हुआ है। अब्दुल अजीज बेस वही बेस है जिसपे ईरान ने बार बार हमला बोला है, और खुदा न खास्ता जब वॉर एक्सीलेट हो जाए, अगर ऐसी स्थिति होती है कि वॉर एक्सीलेट होता है और किंग अब्दुल अजीज बेस पे ईरान फिर से हमला करता है, जिसमें इनके जो जेट्स हैं पाकिस्तानी, अगर वो नुकसान करते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इस ना चाहते हुए भी इस वॉर में उतरने का। तो ये एक बड़ा अपडेट है इस पूरे के पूरे मामले में। इसके अलावा हमने आपको बता ही दिया, ब्लॉकेड के बारे में बता दिया, और इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी ने, जो कि इटली की सदर है, उन्होंने ये कहा है कि इटली जो है इजराइल के साथ में अपने सारे डिफेंस टाइज जो है वो सस्पेंड कर रहा है। अब हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद जो यूएस के देश हैं, यूरोप के देश हैं, नाटो के जो एलाइड कंट्रीज हैं, वो इजराइल के साथ में अपने संबंध विच्छेद करते जा रहे हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, और लगातार ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि दुनिया भर में जो माइन स्वीपिंग के ऑपरेशंस हैं उनमें सबसे बेहतर अगर कोई नेवी है तो वो जापानीज नेवी है, उनके पास में टेक्नोलॉजी है, वो एक्सपीरियंस है इसके लिए।
और यूएसए ने उनसे भी आग्रह किया था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे खुलवाने की कोशिश करिए, जबकि एक सिक्योरिटी डिपेंडेंसी उनकी यूएस के साथ है, जापान के पास में अपनी प्रैक्टिकली कोई बहुत बड़ी सेना नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने यूएसए को साफ मना कर दिया कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उतर रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे वॉर में इजराइल के साथ में आने के बाद में यूएसए पूरी तरीके से अलग थलग अकेला पड़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और हम अब बात करें यूएसए के नए डिप्लॉयमेंट्स की, तो यूएसए का जो जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जो कैरियर शिप है वो लगातार जो है उसने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस किया है और मेडिटेरियन सी में वो अगले 3 से 5 दिन में पहुंच जाएगा। और इसको कहा जा रहा है कि वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इसको डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न मेडिटेरेनियन में ऑलरेडी जो है जेराल्ड फोर्ड जो है उनका एक वेसल कैरियर वेसल जो है वो डिप्लॉयड है। इसके अलावा अब्राहम लिंकन जो है वो अरेबियन सी में है, तो 3 कैरियर वेसल जो है उनकी डिप्लॉयमेंट हो जाएंगी वहाँ पे। तो ये स्थिति अमेरिका लगातार बिल्डअप करने की भी कोशिश कर रहा है कि ऐसी स्थिति हो कि अगर ये पूरी की पूरी शांति वार्ता किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती है, तो अगर अटैक करना फिर से रिज्यूम करना पड़े, तो ऐसी स्थिति उनके पास में सलाहियत उसकी बची रहनी चाहिए। और अमेरिका बातचीत के साथ साथ पूरी वॉर की तैयारी भी कर रहा है, खासतौर पर समुद्री मोर्चे पे जो हरमुज को ब्लॉक करने का मसला है उसमें वो ताकत लगातार बढ़ा रहा है। और इस बीच में हम एक बड़ा अपडेट जो है वो यह है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि सिर्फ मार्च के महीने में रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो दुगना हो गया है। अब आप इसको एक बात समझिए कि ये जो ब्लॉकेड लगा रहा है अमेरिका, तो इससे पहले अमेरिका ने खुद अलाउ किया तमाम सैंक्शंस के बावजूद कि आप रशिया से तेल खरीदिए, आप ईरान से तेल खरीदिए, क्योंकि उनको लगातार ये टेंशन थी डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर ये सप्लाई चेन बंद हो जाएगी तो कहीं जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो शूट करना ना शुरू कर दें, 150 तक ना पहुंच जाए, और ये बहुत विभत्स स्थिति हो जाएगी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन अभी स्थिति ये बन रही है कि ये ईरान को फिर से ब्लॉकेड में ले रहे हैं, रशिया का एक्सपोर्ट डबल हो रहा है, और अब यहाँ से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जैसे अगर अमेरिका इसको बहुत इफेक्टिवली अगर इस ब्लॉकेड को लगा पाता है लंबे समय तक, तो यहाँ से लगातार जो है शूट अप होना शुरू हो जाएगा क्रूड ऑयल का प्राइस। आज जो सोमवार को जब मार्केट खुला था तब से हमने 7 से 8% उसमें तेजी देखी गई थी, और क्रूड ऑयल का प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं यहाँ से। इस बीच में इयाल जमीर जो है, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ हैं आईडीएफ के, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के, उन्होंने अपनी सेनाओं को कह दिया कि आप अपने गार्ड्स अप करके रखिए, पूरी तरीके से तैयारी रखिए, और किसी भी समय हमको ईरान के साथ में युद्ध की शुरुआत फिर से करनी पड़ सकती है। तो इजराइल दूसरी तरफ स्ट्राइक की अपनी तैयारी जो है वो उसको लगातार बनाए हुए है, क्योंकि वो भी बहुत उम्मीदज़दा नहीं है कि ये जो पूरी की पूरी बातचीत है अमेरिका और ईरान के बीच में वो कहीं फैसले पे पहुंचेगी। तो ये पूरे के पूरे आपको सिनेरियो हमने समझाने की कोशिश की कि अगर ये ब्लॉकेड होता है तो उससे एक बात तय है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। हालांकि इस ब्लॉकेड से ईरान का जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी बिगड़ पाएगी, या ईरान कितने तौर पे आर्थिक रूप से पाबंद हो पाएगा, अमेरिका उसको कितना कर पाएगा, इसमें बहुत संदेह की स्थिति है, और ये इसको आने वाला समय बताएगा। मेरा जो एनालिसिस कहता है वो ये है कि अमेरिका जो है इससे बहुत इफेक्टिवली कुछ ईरान के ऊपर दबाव डालता हुआ हमको नहीं दिखाई दे रहा है, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो उसके सांकेतिक मायने हो सकते हैं कि अमेरिका अभी भी युद्ध में है, लेकिन एक तरीके से अमेरिका यहाँ से हमको बैक ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो 24 घंटे में युद्ध के मोर्चे बहुत कुछ नहीं घटा, पर डिप्लोमेटिक मोर्चे पे और आगे की तैयारियां कैसी कर रहे हैं सभी देश, और बातचीत क्या हो सकती क्या नहीं हो सकती, युद्ध किस दिशा में जा सकता है, और हरमुज को लेकर जो तमाम सवाल हैं वो हमने जवाब देने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे असद हैं। शुक्रिया।